तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस टॉपिक में आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 19 कौन सा है? उत्सर्जित उत्पाद एवं उनका निष्कासन। तो आज की इस क्लास में हम लोग आज के जो क्लास है बेसिक सा क्लास होने वाला है। उत्सर्जित उत्पादन एवं उसका निष्कासन के अंतर्गत आज हम लोग उत्सर्जन किसे कहते हैं और उत्सर्जन तंत्र क्या होता है तथा उस तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हम लोग सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र को समझने से पहले आखिर उत्सर्जन होता क्या है उसको पहले क्लियर कर लेते हैं। फिर तो जो उत्सर्जन तंत्र है वो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। चलिए उत्सर्जन आखिर क्या होता है? तो जंतुओं के शरीर में उपापचय के फलस्वरूप CO2, जल, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल आदि कई ऐसे अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता रहता है। क्या बोला गया? ध्यान देंगे, जो जंतु होते हैं उनमें उपापचय क्रिया के फलस्वरूप CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया और यूरिया तथा यूरिक अम्ल आदि कई ऐसे अपशिष्ट पदार्थों के क्या होता है? निर्माण होता रहता है, जो शरीर के लिए काफी हानिकारक होते हैं। ये सब क्या होते हैं? शरीर के लिए काफी हानिकारक होते हैं। अतः उपयुक्त स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इनका शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है। अतः शरीर के जो स्वास्थ्य है उसको अच्छे बनाए रखने के लिए इसका बाहर निकलना क्या है? आवश्यक है। इसी क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। इतना बात क्लियर हुआ। उत्सर्जन क्या होता है? देखो, हमारे शरीर में बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं इस कारण उसको शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है। तो वही जो बाहर निकालने की क्रिया है उसे उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। इतना बात क्लियर। अब उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो वे उत्सर्जी अंग जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र कह दिया जाता है। क्या बोला गया? जो उत्सर्जन की क्रिया में अर्थात ये जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं तो उस क्रिया में जितने भी अंग हमारे भाग लेते हैं उसी को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इतना बात क्लियर। उसी को बोला गया वे उत्सर्जी अंग जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। सम्मिलित रूप से अर्थात वो सारे मिलकर ही उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब उत्सर्जन तंत्र में मुख्य कौन कौन से अंग हैं? चार भी होता है। त्वचा हो गया, वृक्क और फेफड़ा और यकृत। इतना बात क्लियर। त्वचा, वृक्क, फेफड़ा और यकृत। तो आज की इस क्लास में हम लोग त्वचा को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर अगले वाले क्लास में वृक्क, फेफड़ा और यकृत को देख लेंगे। तो त्वचा क्या होता है? यह शरीर के अतिरिक्त लवण और पानी की मात्रा को उत्सर्जित करती है। देख सकते हैं शरीर में अगर ज्यादा पानी की मात्रा हो जाता है, अतिरिक्त पानी की मात्रा हो जाता है तो उसको और लवण को, पानी की मात्रा को क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। क्या बोला गया? शरीर से अतिरिक्त लवण और पानी होते हैं उसको उत्सर्जित करते हैं। कैसे उत्सर्जित करते हैं? त्वचा, तो जो हमें पसीना आता है तो उसके माध्यम से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है त्वचा के माध्यम से। आगे पढ़ेंगे, त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथियों तथा तैलीय ग्रंथियों के द्वारा क्रमशः पसीना एवं तेल का स्राव होता है। देख सकते हैं त्वचा में दो प्रकार के ग्रंथि होते हैं, पहला श्वेत ग्रंथि और दूसरा तैलीय ग्रंथि। तो उनसे पसीना और तैलीय पदार्थों का स्रावण हो जाता है। अब कौन से ग्रंथि से क्या चीज निकलता है उसको देखेंगे। सबसे पहला श्वेत ग्रंथि से निकलता है पसीना, जो हमारे त्वचा में ये पाए जाते हैं, मतलब ये जो ग्रंथि है वो पाए जाते हैं। कौन सा ग्रंथि? तो श्वेत ग्रंथि। और इसी ग्रंथि के माध्यम से जो पसीना है वो बाहर निकलता है। इतना बात किया। दूसरा देखेंगे, दूसरा है तैलीय ग्रंथि। तैलीय ग्रंथि किसका निष्कासन करती है? तेल का। अर्थात तेल का निष्कासन कहाँ होता है? जैसे कि हमारे नाक में होता है, नाक के ऊपर कभी कभी चिपचिपा सा दिखाई देता है, कभी कभी तेली जैसा दिखाई देता है, तो क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ तेल होता है जो तैलीय ग्रंथि के द्वारा बाहर निकल जाता है। इतना बात क्लियर। तो चलिए हम लोग त्वचा को देख लिए हैं, अगले क्लास में वृक्क, फेफड़ा और यकृत को देख लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग आज की बेसिक से क्लास में उत्सर्जन एवं उत्सर्जन तंत्र को समझ चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।